तो रिदा साहबा क्या है प्रोग्राम किस मरले में? फवाद, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। ओए ओए ओए, ਇਹ ਕੁੜੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਰੂ ਅਫਜ਼ਾ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ है। इससे कलर आता है। आता तो है। अच्छा, आता तो है, इसका मतलब है कि आपने किया होगा। वाह वाह। सिर्फ इससे पहले मैं फवाद से कुछ पूछना चाह रही थी। जी जी जरूर। ओए ओए, शाह साहब तक हले गल पहुंची नहीं तो उधरों जवाब आया जरूर। प्लीज पूछिए आप। फवाद, आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज? मैंने अभी तक मैरिज ही नहीं की। वो क्यों? वो इसलिए कि आई नेवर मेट द राइट गर्ल, दैट्स व्हाई। तो आप प्रेफर क्या करेंगे, अरेंज मैरिज को या लव मैरिज? नहीं, हेलो, लव हेलो। डेफिनेटली लव ये हो गया है। डेफिनेटली लव मैरिज। नहीं पूछने दे। नहीं पूछे। एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी है, थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा। इस चीज़ को भी मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि देखें, शादी एक दुनिया का वाहिद काम है जो कि इंसान को सिर्फ अपने लिए करना चाहिए, किसी और के लिए किसी सोशल सोसाइटल प्रेशर में आके नहीं करना चाहिए। इस वजह से नहीं करना चाहिए कि आपकी एक ख़ास एज हो गई है तो इस एज में चूँकि आसपास वाले सारे जो हैं वो शादी करके सेटल डाउन हो रहे हैं तो आपको भी हो जाना चाहिए, दोस्तों की कज़न्स की होगी तो इसलिए आपको भी कर लेनी चाहिए, या फिर एक ख़ास एज जिसमें शादी करके बच्चे पैदा कर लेने चाहिए ताकि वो एक ख़ास एज तक बड़े हो जाए। नहीं, ये सारे गलत, सारे के सारे गलत रीज़न्स हैं। रीज़न सिर्फ एक होना चाहिए कि जब व्हेन यू मीट द राइट पर्सन और आपको कंपेनियनशिप की ज़रूरत हो, सिर्फ इसलिए शादी करनी चाहिए, ना कि इसलिए कि आपके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है या कोई भी प्रेशर है। फवाद का राइट पर्सन कैसा है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे भी नहीं पता। ये किसी को नहीं पता। अचानक घंटी बजती है। अचानक घंटी बजती है और जब आप मतलब कि यहाँ पे जितने शादीशुदा लोग बैठे होंगे वो हो सकता है जो उनकी एक आइडियल खातून या एक आइडियल साहब हों, उनकी जिससे शादी हुई हो या लव मैरिज हुई हो, वो उस आइडियल के बिल्कुल बरक्स हों, उनमें वो क्वालिटी सिरे से ही ना हो, क्योंकि वो जो होता है जोड़े तो ऊपर वाला बना के भेजता है, तो वो फिर कौन है जो भी है गुजारा करना पड़ता है साथ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਬੂਤਰੀ ਕਰੇਲੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा, इसमें मुझे जो है ना 2 चीज़ें नज़र आई हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो उस पर मेरी नज़र रुक गई है। अरे वो है वाह, ये वाह जी वाह। वाह। बेशक वकील है ना। बात तो सही है। अच्छा, ये इस पे मेरी नज़र रुकी क्यों है? क्योंकि इसको देखते साथ ही मुझे एक मेरे बचपन का वाक़या नज़र याद आया हाँ। कि मैं जब क्लास 3 में था तो मुझे उस ज़माने में नॉर्मली घर से मिलते होते थे 2 रुपए, ठीक है। और एक दिन मेरे वालिद साहब के पास टूटे हुए पैसे नहीं थे तो उन्होंने मुझे 10 रुपए का नोट दिया और उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने इसमें 2 रुपए खर्च करके बाकी 8 ला के मुझे वापस करना। अच्छा, जब मैं स्कूल गया तो उस ज़माने में 8 रुपए के अंदर मुझे एक जो है वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, हाँ। एक चिप्स का पैकेट, एक निम्को का पैकेट, हाँ। और एक स्वीट्स का पैकेट, ये 4 चीज़ें 8 रुपए में मिली। ये कबल मसीह की बात है जी, ये कबल वसी की बात है। वो जो है खंडरात बता रहे होंगे आपको कि इमारत किसी ज़माने में बड़ी अच्छी थी। वो ज़रा डेंटिंग पेंटिंग के बाद ना ज़रा थोड़ा सा वो थोड़ी सी उम्र कम लगती है, लेकिन तो मेरे पास बचे थे 2 रुपए और वो 2 रुपए लाके मैंने उनको वापस दिए थे और वो ठीक ठाक मुझसे नाराज हुए थे उस दिन। और जब आप खा गए वो मैं 8 रुपए खा गया, मुझे 2 रुपए खर्चने थे लेकिन मैंने 8 रुपए खर्च करके 2 रुपए वापस दिए और उसके बाद फिर 1-2 दिन तक मुझे पैसे नहीं मिले। जो इतना क्लियरली याद है और उसमें जो मैं आपको वैल्यू फॉर मनी बताना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं 8 रुपए में इतना कुछ आया कितनी चीजें आजकल के 2 चीजें आपको याद है। एक तो ये कि 8 रुपए में बहुत कुछ आता था और एक ये कि अब्बू खफा हुए, तो उन्होंने वकीलों वाला सलूक किया या पुलिस वालों वाला सलूक? नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ बहन भाइयों में, मैं लाडला था, तो वो मेरे साथ हमेशा जो है वो वकीलों वाला अबू वाला सलूक किया था। जी, अरे वाह। ये जो है इससे तो मेरे ख्याल में मेरी जनरेशन की और मेरे से पिछली बहुत सारी जनरेशन की यादें जो कैसे टक 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 की आवाज आने लगती है, आवाज आती थी और वो अंदर आग जलाई जाती थी इसके अंदर। और उसके बाद ये जो नॉर्मली हमारे
घर के जो हैं वो सिंक्स उसको ब्लॉक करके उसके अंदर पानी भर के उसके अंदर छोड़ा जाता था, या जिनके घर टब्स लगे होते थे उसके अंदर छोड़ा जाता यस यस था। इससे जो है ये चूंकि हम सारे कजन्स बहन भाई सब मिलके खेला हुआ है, और इसको चालू करने में चूंकि मैं जरा छोटा था तो इसको चलाने में जो थी वो आपको वो एक टीम वर्क होता था रिक्वायर्ड कि ठीक है, एक बंदे ने वो पकड़ा हुआ, एक बंदा पानी भरा, एक बंदा उसके जो बीच में और फिर बहुत एहतियात से उसको रखना है। जी जी। तो और फिर थोड़ी देर के बाद वो जब गर्म होती थी तो फिर वो चलना शुरू तो ਡੀਸੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਕਿੱਡੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਟਿਕ ਟਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਪਿਟ ਪਿਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। क्योंकि वो डिसेंट है इसलिए उन्होंने टक टक ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਰੇਟਸ ਆਫ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਊਡ ਲਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। लेकिन इसी में इस पायरेट आपका पसंदीदा अदाकार कौन है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में मेल और फीमेल? मेल और फीमेल, अच्छा मैं आप एक तो जो है आते साथ ही सबसे पहला नाम तो क्लिक करके जो, क्योंकि मैं जब कुछ होता है जो मुझसे नहीं हो रहा होता, कोई ऐसा कोई चैलेंजिंग कैरेक्टर आते तो मैं उनको ही देखता हूँ, फैसल कुरैशी। सो मेरे ख्याल में कि फैसल कुरैशी जो हैं वो आपने अगर कुछ देख के कुछ सीखना हो, कोई कैरेक्टर के लिए गाइडेंस चाहिए हो तो फैसल भाई का आप कोई उससे रिलेटेड प्ले निकाल के देख लें तो मेरी नज़र में तो फैसल भाई। और एक्ट्रेसेस जो हैं वो माशाल्लाह आई थिंक हमारी पाकिस्तानी इस वक्त जितनी भी हैं, आप एक का काम देखते हैं आप कहते हैं नहीं यार इससे बेहतर नहीं हो सकती, आप दूसरी का देखते हैं आप कहते हैं नहीं यार। तो आई थिंक इस वक्त जो है सबसे जिसका मैंने देखा है, जिसका मैं देख के बार बार सीन्स रिवाइंड करके देखता हूँ, दैट इज सोनिया हुसैन। सोनिया हुसैन आपको बहैसियत अदाकारा पसंद है या वैसे अच्छी लगती है स्क्रीन? बहैसियत अदाकारा। बहैसियत अदाकारा, बिल्कुल। और वो तो उनका सीन, उनका जब मैंने, क्योंकि सोनिया के साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स किए मैं, तो वो जब मतलब कि सीनकारी होती है ना तो बस बंदा कहता है कि यार ये शी सच एन इंटेलिजेंट एक्ट्रेस कि वो क्या कहते हैं अपना आप कोई लाइन बोलते हैं तो वो उसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी कोई रिएक्शन अगर डाल सके ना तो वो डालती हैं। छोटी सी कोई ऐसी चीज करती है कि बंदा हैरान रह जाता है कि यार क्या बात है। तो अच्छा, बहुत सारे जो दोस्त आते हैं आपके कोलीग्स आते हैं, बहुत सारे उसमें से हकीकतन सोनिया की बड़ी तारीफ करते हैं जी। ऐसा क्या मुख्तलिफ है जो उन्हें बाकी सबसे अलग करता है? एक तो आपने बताया कि बहुत इंटेलिजेंट है। सोनिया इज नॉट वेरी लाउड। जब आप जब इंटेंस सीन्स कर रहे होते हैं तो सोनिया के ना एक्सप्रेशंस इतने लाउड होते हैं, ना उसकी आवाज उतनी ऊंची होती है, ना वो चीख रही होती है, बहुत अंडर रह के करती है, बहुत अंडर रह के करती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होता है वो इतना ज्यादा होता है कि आप मतलब कि बंदा जो होता है ना वो 2 मिनट के लिए उसकी एक्टिंग के सहर में मुब्तला हो जाता है कि यार वाह। तो जैसे हमारा शोबा है, हम गजल लिखते हैं जी, उसे काटते हैं, लिखते हैं, ज़्यादा शेर कहते हैं, 20 कहते हैं, 5 फाइनल करते हैं जी। म्यूजिशियन हैं उसकी 4-4 धुनें बनाते हैं। सिंगर है रोज़ या हर दूसरे दिन चौथे दिन रियाज करता है जी। आप अपने काम को बेहतर से बेहतर करने के लिए एक तो स्क्रिप्ट आ गया आपके पास, बिल्कुल, जो होमवर्क है घर पे जी। वो क्या करते हैं आप, ये क्या करना चाहिए आर्टिस्ट? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं पाकिस्तानी एक्टर्स का इतना बड़ा फ़ैन बजाते खुद क्यों, आपने दुनिया का में कहा था दुनिया में आपका सबसे फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है, तो मैंने पाकिस्तानी दोनों एक्टर्स और हाँ, मुझे अच्छा लगा, मैंने इसलिए दोबारा आपसे पूछा नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि यार हमारे लोग भी तो दुनिया में से ज़्यादा पसंद आपको करते उसकी सबसे बड़ी वजह बताता हूँ। आपको अगर मैं पाकिस्तान का एग्जांपल दूं तो आपको याद होगा पीटीवी का एक दौर होता था। पीटीवी के दौर के अंदर बैठ के टेबल रीडिंग्स होती थी, ठीक है, टेबल रीडिंग्स के बाद फिर सीआरस होती थी, फिर ड्रेस रिहर्सल्स होती थी, फिर आपको सेट्स पे ले जाते थे, सेट पे ले जाके फिर मूवमेंट के साथ रिहर्सल होती थी। आपको बताया जाता था कि अपना हाथ यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक लेके जाना है, ये लाइन यहाँ से लेके वहां तक बोलनी है, और उसके बाद फिर फाइनल टेक होता था। वो भी इतनी रिहर्सल्स के बाद टेक ऐसा होता था कि जिसमें 6 कैमरास लगे होते थे, आपका क्लोज मास्टर सब कुछ हो रहा सब एक ही। हाँ, पूरी दुनिया में इसी तरह काम हो रहा होता है, ठीक है। आप देखें कि पीएट हॉलीवुड या कोई और इंडस्ट्री है तो वहाँ पर रिहर्सल्स हो रही थी, हमें लिटरली ऑन द सेट जो होता है स्क्रिप्ट मिल रहा होता है, ठीक है।
हम लोग जाके सेट के ऊपर खड़े होके जी आपका सीन रेडी, आप आ जाएं। सेट पे खड़े होके हम सारे एक्टर्स यूं खड़े होते हैं दायरे में, हम 2 दफ़ा उसको पढ़ते हैं, हमारी फोटोग्राफिक मेमोरीज हो जाती हैं और हम लोग वहीं पे जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, गुड और बैड, मैं भी जो हम लोग वहीं पे खड़े खड़े कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर ये होता है कि आपके क्लोजेस हैं, क्लोजेस में कई दफ़ा होता है कि आपका अगर आपका OTS है तो ठीक है चलो शोल्डर आ रहा है, अदरवाइज समटाइम्स द एक्टर इज नॉट देयर। आपको AD लाइन दे रहा होता है, आपको ये कहता है कि ये आपका हाथ है, इसको देख के आपने सीन करना है, ठीक है। और वो मेजॉरिटी जो हमारे प्लेज होते हैं उसके अंदर उस हाथ को देख के और जो हमें लाइंस मिल रही होती हैं वो कोई खबरनामा पढ़ना तो फिर बेहतर होता है, वो जिस तरह से हमारे एडीज कई दफा मतलब कि खैर इट्स नॉट देयर जॉब भी नहीं ठीक है, तो वो उस पे वो एक्सप्रेशंस, वो इमोशंस देना, उस तरह से एक्ट करना, मेरा ख्याल में इट्स कमेंडेबल। बात दुरुस्त कह रहे हैं, चैलेंजिंग है, बहुत कमेंडेबल है, दुरुस्त बात है। और ठीक है। पूरी दुनिया में देखिए आप प्रोफेशनल क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने रिएक्शंस के लिए या अपनी लाइंस के लिए बड़ा आर्टिस्ट जो है वो बाजुकात खड़ा होता है और वो देता है, इसलिए कि उसे पता है कि यार प्रोजेक्ट बेहतर होगा, प्रोजेक्ट बेहतर होगा। एंड अदर देन दैट मोस्टली तो मेरे ख्याल में जितने प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं उसके अंदर तो आप जो है वो वन टेक मोस्टली हो रहा होता है, ठीक है। उसमें कोई 10 कैमरे लगे होते हैं तो, और नहीं, अगर सिंगल कैमरा भी है तो वो समझते हैं कि यार वो, बिल्कुल। चूंकि मैं और आप अगर एक सीन में हैं और फर्ज कर लीजिए कि मेरी परफॉर्मेंस अगर वीक है तो अल्टीमेटली वो सीन वीक हो जाएगा, आपने जो भी पहाड़ उसमें से तोड़े हैं। एब्सोल्युटली। और उससे पहले उनका होता है कि अगर सिंगल कैमरा शूट भी हो रहा है तो उससे पहले उससे एक पूरा प्रोसेस होता है, रिहर्सल्स का, टेबल रीडिंग्स का, व्हाट नॉट। तो हम तो जो हैं हम लोग लिटरली ऑन सेट उस वक्त खड़े होके उसे वो सारा गुड और बैड वी आर परफॉर्मिंग देयर एंड देन। तो आई थिंक उस पे इस तरह की परफॉर्मेंसेस देना, और अगर हमारे ड्रामे जो हैं पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड हैं आज, तो फिर कोई वजह तो होगी नहीं। मगर किस प्रोजेक्ट में आपको सबसे ज्यादा अब तक लुत्फ आया? इतने प्लेज आपने किए, सैकड़ों के करीब। मुझे सबसे ज्यादा जो मेरा आई थिंक जो ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट उसको मैं कहूँगा कनीज। साइमा जी का मेरा ख्याल में कम बैक हुआ था आफ्टर क्वाइट अ फ्यू इयर्स छोटी स्क्रीन के ऊपर। फैसल बुखारी साहब ने इसको डायरेक्ट किया था, वो तो लाहौर से ही था ना उस वक्त? लाहौर से ही था वो, बिल्कुल। और वो जो था जंजीबील आसिम शाह जो हैं उन्होंने लिखा हुआ था, और उसमें ये था कि फैसल साहब जो हैं चूंकि फिल्म के डायरेक्टर हैं तो फैसल साहब ने उसको डायरेक्ट भी फिल्म किया था, ठीक है। एंड मेरा एक तो वैसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उससे पहले जो मैंने जो भी काम किया हुआ था वो मेरा एक्सपीरियंस यही था कि जी अच्छा जी मास्टर हो रहा है और इसके बाद बस अब ये हाथ है, इसको देख के बोर्डिंग क्लोजेज हैं। फैसल साहब ने पूरा करवाया जी, अच्छा जी इधर से लेके चल के वहाँ तक जाना है, ये लाइन बोलनी है, वहाँ से लेके वहाँ तक जाना है, ये लाइन बोलनी है मूव्स के साथ। और दूसरा ये था कि वो जो प्रोजेक्ट था उसमें डायलॉग्स बहुत लंबे थे, पूरे पैराग्राफ्स। तो वो मेरे ख्याल में जो मेरी सही ट्रेनिंग प्रॉपर हुई थी वो कनीज में हुई थी। तो साइमा साहब के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? साइमा साहिबा के साथ मेरा तो जो था, मैं तो टू बी ऑनेस्ट मैं अभी तक क्या कहते हैं उनकी जगह जगह एग्जांपल देता फिरता हूँ, क्योंकि इतनी वो मुहज़्ज़ब, इतनी अच्छी डाउन टू अर्थ खातून है, वो देख के आपको लगता ही नहीं कि सुपरस्टार पाकिस्तान की। सो मतलब बड़ी प्रोफेशनल है अपने काम में, प्रोफेशनल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो है सेट पे कोई भी हो वो हर किसी को बहुत ज़्यादा और एक जितनी रिस्पेक्ट देती है। वाह। तो ये बहुत अच्छी है। जो कराची में जो आप काम करते हैं जी, तो अपने सीनियर से जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लोग होते हैं, जी जी जी, उनमें से कहीं कभी आपको ये कमी महसूस होती है? अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। तो क्या कहते हैं वो कमी मुझे उस सेट पे भी थोड़ी बहुत एक दो जगह से महसूस हुई थी, लेकिन ये है कि ज़्यादातर अभी तक जो है आई हैव हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा जी। तो मगर होता है कभी कभार, कभी अच्छा ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो मुझे याद रहे, ठीक है, लेकिन छोटी मोटी चीज जो है वो हर जगह हो जाती है। पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी जा सकता हूँ, पॉलिटिकली करेक्ट। मैं पॉलिटिकली करेक्ट हूँ लेकिन पॉलिटिक्स में मैं जा इस किस्म का जब रवैया कहीं से मिले तकलीफ होती है, या बंदा कहता है ठीक है? अच्छा मैं आपको बात इसका वक्त चल रहा है, मैं एक बात बताऊँ, नहीं इसका वक्त वो बात नहीं, वो पता है होता ही है कि आपको आई थिंक उम्र जो होती है ना, एज, वो बहुत बड़ा इसमें कैरेक्टर प्ले करती है। व्हेन यू आर यंगर तो आपके अंदर बर्दाश्त, आपने चूंकि दुनिया इतनी देखी नहीं होती तो आपके अंदर बर्दाश्त होती है वो खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। और कोई इस तरह का रवैया होता है उसको वो आपको आगे हिट भी करता है। लेकिन जब आप अपनी
जो है एक क्या कहते हैं मखसूस उम्र जब जी चुके होते हैं, दुनिया में गुजार चुके होते हैं, तो फिर छोटी मोटी बातों का आपको आप नोटिस भी नहीं लेते। हाँ नोटिस भी नहीं तो आई थिंक इट मेजरली हैज टू डू विद योर एज और क्या कहते हैं द तजुर्बा, एक्सपीरियंसेस, हाँ, तजुर्बा, द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव हैड इन लाइफ। Yes, आप कहते कोई बात नहीं, 4 साल बाद इसे भी समझ आई जाएगी। मुस्तकिल कुछ भी नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। अगेन पता नहीं क्यों आज मुझे फवाद की मौजूदगी में ज्यादा शेर याद आ रहे हैं। कुछ नहीं मेरे दिल कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरे दिल कुछ कुछ नहीं मुस्तकिल कुछ नहीं। ओह वाह वाह।